आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को देखने जा रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। इससे पहले हम इस विषय में जाएं, मुझे आपसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछना है। क्या आपने रोमियो के सिद्धांत या पॉलुस के सिद्धांत या ग्रीक्स के स्वामियों के द्वारा लिखी गई किताबों को सुना है? अगर आपको लगता है कि ये ईसाई किताबें हैं तो आप गलत हैं। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी के कुछ कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। हाँ, आपने इसे पढ़ा, आपने इसे सही सुना। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मूल पाठ हैं। बेशक वह इसे संस्कृत में लिखते हैं। रोमियो के सिद्धांत की बजाय वह कहते हैं रोमकार सिद्धांता। पॉलुस के सिद्धांत के बजाय वह कहते हैं पॉलुसिया सिद्धांता। या यूनान के द्वारा लिखी गई पुस्तकें वह कहते हैं यवन जातक बाय यवनेश्वरा। तो इन शब्दों में बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता जब हम इसे पहली बार सुनते हैं, लेकिन जब हम इन पर गौर करते हैं तो वह रोमन या ग्रीक या एक पॉलुस या ग्रीक मूल के लिए एक जिम्मेदार किताबें हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये पुस्तकें कैसे हैं। इसका कारण है इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने रोम के लोगों, यूनानियों और बेबीलोनियों और अन्य लोगों से भारी उधार लिया है। हम इसे देखने जा रहे हैं। अब इस विषय को देखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मुझे आपको कम से कम 3 कारण बताने दो। जब हम ज्योतिष के बारे में सुनते हैं तो आनुवांशिक रूप से हम सुनते हैं कि हम सितारों की कुंडली के संदर्भ में सोचते हैं कि आप कितने सितारों से पैदा हुए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी ही नहीं। विलियम मैक निधम रिसर्च यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में एक शोधकर्ता हैं। वह हमें अपने कागज इंडियन ज्योतिष थ्रू द लेंस ऑफ चाइनीज बुद्धिक कैनन में एस्ट्रोलॉजी के भीतर 3 वर्गीकरण या 3 विभाजन देते हैं। जब आप वह सुनेंगे आप जान जाएंगे इस विषय को क्यों देखना है। एस्ट्रोलॉजी का एक भाग गणितीय खगोल विज्ञान या गणिता है, दूसरा कुंडली है और तीसरा विभाजन है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में एक हिस्सा गणित भी है। अब यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम भारत के कुछ गणितीय योगदानों को देखेंगे। उस समय उन गणित योगदानों की जड़ें हमें पता होनी चाहिए कि वह इंडियन एस्ट्रोलॉजी में आधारित हैं। आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्ता वह ज्योतिष थे। इसीलिए हमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जड़ों को समझना होगा। भारतीय गणित की जड़ों को समझने के लिए यही एक कारण है कि हम इसे देख रहे हैं। अब ये एक मात्र कारण नहीं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी को वैदिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। वेदों के 6 सहायक या 6 अंग हैं। एक अंग को एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषा में माना जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वेदों के किसी अंग को रोमन और यूनानियों से उधार लिया गया है तो ऐसा क्या है कि वे वैदिक संस्कृति के बारे में बोलते हैं। यहाँ तक कि वेदों का आपका सहायक भी बाहर से उधार लिया गया है। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमें उठाना होगा जब हम स्वर्ण वैदिक युग के मिठक का बांधा फोर करते हैं। स्वर्ण वैदिक युग की कोई बात नहीं है। यदि कुछ अच्छे योगदान हैं तो यह अन्य सभी संस्कृतियों के सहयोग से हैं। यह वेदों से उत्पन्न नहीं है। वेदों का एक छोटा घटक है बस। इसीलिए हमारे लिए भारतीय गणित योगदानों से इसे जानना और स्वर्ण वैदिक युग के मिथक का पर्दाफाश करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप दूसरों से अध्ययन की अपनी वैदिक प्रणाली पर व्युत्पन्न हैं तो आपके पास दावा करने के लिए कुछ नहीं है। अक्सर हिंदुत्व समूह ईसाई और अन्य लोगों पर आरोप लगाते हैं, ओ आप एक विदेशी धर्म का पालन कर रहे हैं, आप उनसे चीजें ले रहे हैं, तो आपके बारे में क्या? अगर आपने रोमियो और यूनानियों से उधार लिया है तो आपको मुझ पर उंगली उठाने का क्या अधिकार है? अगर मैंने भी रोमन की पुस्तक को लिया है, अगर मैं प्रेरित पॉल का अनुसरण करता हूं किसी पॉल की बजाय जो एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप भगवान यवनेश्वरा का अनुसरण करते हैं, मैं पूरी दुनिया के ईश्वर का अनुसरण करता हूं, तो क्या अंतर है? मेरे पास अपने लिए बेहतर मामला है तो आपके पास इंडियन एस्ट्रोलॉजी के लिए। इसीलिए ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर नजर डालनी होगी।
ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना हम इस विषय पर ध्यान दें, क्या इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने दूसरों से उधार लिया है? अब मैं आपको बताता हूं इसका महत्व, मुझे इस पर जोर देने दें। स्वर्ण वैदिक युग के मिथक का प्रचार करने वालों के लिए बहुत असहज आधार है। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण वैदिक युग के मिथक के प्रस्तावकों में से एक थे। वह इस संघर्ष में बहुत असहज महसूस करते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भीष्म संहिता इंडियन एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों में से एक है। भीष्म संहिता अध्याय 2 श्लोक 14 में यह पंडित भूषण वी सुब्रमण्य सरस्वती के अनुवाद में है। वह कहते हैं यवन निम्न मूल के हैं। यवन यूनानी है, यूनानी भारतीय उन्हें यवनेश कहते हैं। यवन निम्न मूल के हैं जब यह विज्ञान सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी है उनके साथ रहने के लिए आए, और जब ज्योतिषों को ज्ञानी या ऋषि के रूप में पूजे जाते थे तो ब्राह्मण मूल के ज्योतिष कितने अधिक होने चाहिए। इसीलिए वे स्वीकार करते हैं कि वह यूनानी ज्योतिषों से बहुत अच्छे से परिचित थे और यूनानी ज्योतिष ऋषि माने जाते थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं इसका अनुवाद करते हैं। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वॉल्यूम 4 में अनुवाद प्रोस द पेरिस कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, यह सब आपको स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट एडिशन में मिल जाएगा जो आपको किंडल में मिलेगा। इसीलिए मैंने इसे किंडल एडिशन से लिया है। स्वामी विवेकानंद भी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं इस तरह, यवन मलिच्छ होते हैं, मलिच्छ विदेशी होते हैं और अधिक मलिच्छ लोग घिनौने होते हैं, या बहुत ही विदेशी होने के कारण उनमें विज्ञान स्थापित होता है, ज्योतिष स्थापित है, इसीलिए वह ऋषियों की तरह पूजा के पात्र हैं। इसीलिए ग्रीक इंडियन एस्ट्रोलॉजी पुस्तकों को ऋषियों के रूप में माना जाता था और वह ऋषियों के रूप में पूजे जाने के योग्य थे। अब स्वामी विवेकानंद ने इस वाक्य की सही व्याख्या में बहुत असहज महसूस किया। लोगों ने इस श्लोक की ओर संकेत किया और कहा, देखें आपने यूनानियों से सीखा है। स्वामी विवेकानंद बहुत असहज हो गए और उन्होंने कहा, इसका अर्थ यह हो सकता है कि आर्य शिक्षकों के मलिच्छ शिष्यों की शिक्षा की यह प्रशंसा की गई है केवल आर्य विज्ञान की खोज में मलिच्छों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, इस वाक्य का मतलब यह नहीं है कि वह शिक्षक थे, वह उन्हें समझने के तरीके में ऋषि थे। वह कहते हैं इस श्लोक का अर्थ केवल मलिच्छों को आर्य विज्ञान सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ज्योतिष 100% भारतीय है और दूसरी बात यह है कि जब प्रत्येक आर्य विज्ञान का आंकन वेदों में मिलता है, यह वही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और उनमें से किसी भी विज्ञान के प्रत्येक चरण में वैदिक से लेकर आज तक की सटीकता का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए वह इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने पश्चिम से उधार लिया है। आप देखते हैं वह इस पर कितने असहज हैं। अब हमें इसकी जांच करनी चाहिए, इसीलिए हम इसे क्रोनोलॉजिकल रूप में देखेंगे। डेविड पिंगरी जो 1933 से 2005 तक रहे थे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में गणित और क्लासिक के प्रोफेसर थे। डेविड पिंगरी की विशेषता थी एस्ट्रोलॉजी अक्रॉस कल्चर संरचना गणित केंद्र, जो एक थीसिस है। एक बहुत ही विवादक प्रस्ताव है कि भारतीय ज्योतिष में कोई मौलिकता नहीं। अब ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए एक छोटा सा वैदिक घटक है, लेकिन यह डेविड पिंगरी की थीसिस थी और इसके बहुत अच्छे कारण भी थे कि इसे स्पष्ट किया जा सके। उनमें से बहुत तो चुनौती देने वाले थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी वैध हैं। डेविड पिंगरी ने हमें क्रोनोलॉजिकल आदेश दिया। ये उसी विलियम मैक के पेपर इंडियन ज्योतिषा थ्रू द लेंस ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट कैनन में उद्धृत किया गया है, जिसे मैंने पहले संदर्भित किया था। तो डेविड पिंगरी के अनुसार इंडियन एस्ट्रोलॉजी को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक वैदिक है जो कि 1000 से 400 BC है। दूसरा बेबीलोनियन है, जब वेदांत ज्योतिषा को भी लिखा जाना था। तीसरा ग्रीस और बेबीलोन का प्रभाव है
और चौथा यूनानी है और पांचवा इस्लामिक है। तो डेविड पिंगरी ने बताया था कि यह वैदिक युग शायद ही ऐसा कुछ हो जिसे आप एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। असली एस्ट्रोलॉजी वेदांत ज्योतिषा में बेबीलोन के प्रभाव के साथ आता है। अब ये वह जगह है जहां विवाद है कि वेदांत ज्योतिषा पूरी तरह से दूसरों से नहीं लिया गया, लेकिन इसमें वेदों का एक घटक है और दूसरों से इसकी व्युत्पत्ति है। यह एक हिस्सा है। तीसरा एक ग्रीक और बेबीलोन है और चौथा एक ग्रीक है। अब चौथा भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह AD 400 से 1600 है और भारतीय गणित युग के स्वर्ण युग से मिलता है। जब हम शून्य या ट्रिग्नोमेट्री आर्यभट्टा ब्रह्मगुप्ता के बारे में बात करते हैं, वह इसी युग में रहते थे। इसीलिए डेविड पिंगरी कहते हैं यह ग्रीक से बहुत अधिक उधार लिया गया है। इसीलिए हमारे लिए ये युग बहुत महत्वपूर्ण युग है। लेकिन हम वेदांत ज्योतिषा को भी बहुत संक्षिप्त रूप से देखेंगे क्योंकि वेदांत ज्योतिषा हमारे भारतीय हिंदुत्व के विद्वानों का तर्क है कि यह पूरी तरह से वेदों से है। हार्वर्ड में प्रोफेसर माइकल विटनेज एक जर्मनी अमेरिकी दार्शनिक हैं और एक तुलनात्मक पौराणिक हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। वह बताते हैं कि वेदों की डेटिंग है और इस संदर्भ में वे वेदांत ज्योतिषा की डेटिंग के बारे में भी बात करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हिंदुत्व के विद्वान उन्हें कैसे बताएंगे। वे वेदांत ज्योतिषा पुस्तक में वर्णित नक्षत्रों से जाते हैं और वह उसमें एरर बताते हैं। वे सबसे पहले कहते हैं कि ये बहुत स्पष्ट नहीं, वास्तव में जो सितारा उन चीज़ों के बारे में बोल रहा है वह बहुत स्पष्ट नहीं। इस बात को छोड़ दें। वे कहते हैं कि इसका मतलब यह होगा कि पाठ को जल्द से जल्द आइटम के अनुसार डेट दें। आप देखते हैं जो भी पुस्तक में वर्णित प्रारंभिक वस्तु है, हिंदुत्व के विद्वानों का तर्क होगा कि इसे पुस्तक की तारीख माना जाना चाहिए। अब यह एक विशेष दलील है जिसे आप कभी भी उस तरह की किताब नहीं कहेंगे। आप वास्तव में पुस्तक में उल्लेखित लेटेस्ट आइटम से पुस्तक को दिनांकन करेंगे। मान लीजिए अगर मैं एक किताब लिखता हूं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता हूं और मैं प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलता हूं, तो आप मेरी किताब को जवाहरलाल नेहरू जी के समय में नहीं बताएंगे। आप कहेंगे कि यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के समय या उसके बाद लिखी गई है। इसीलिए आप इसे लेटेस्ट आइटम के अकॉर्डिंग दिनांकन करेंगे, जल्द से जल्द आइटम नहीं। लेकिन हिंदुत्व के विद्वान हमेशा अपनी पुस्तक के दिनांकन करना चाहते हैं पुस्तक में उल्लेखित शुरुआती आइटम के अनुसार, और वेदांत ज्योतिषा के लिए भी यही तर्क देंगे। अब यह एक विशेष दलील है। विशेष रूप से विनती करते हुए हिंदुत्व के विद्वानों ने विशेष दलील देने की कला में महारत हासिल कर ली है। दुनिया में हर चीज के लिए वह चाहते हैं कि उन्हें अन्य सभी से अलग माना जाए और उनके तर्कों को मूर्खतापूर्ण माना जाए। हम उसे छोड़ देंगे और माइकल विटनेज एनोनिमस आर्यों में पुराने भारतीय और ईरानी पाठ के प्रमाण की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने वैदिक खंड 7 के इलेक्ट्रॉनिक जर्नल में प्रकाशित किया। वह कहते हैं कुछ हिंदुत्व के विद्वान इस बात से सहमत होंगे कि वेदांत ज्योतिषा में वर्णित खगोलीय प्रणाली ग्रह संहिता के समान है। हम देखेंगे कि इस पुस्तक का महत्व यहाँ क्यों बताया गया है। यदि यह ग्रह संहिता के समान है तो ग्रह संहिता ज़्यादा या कम बाहर से नकल की जाती है, खगोलीय प्रणाली बाहर से उधार ली जाती है और वेदांत ज्योतिषा वास्तव में ग्रह संहिता के समान है। फिर दोनों बार की तारीख के साथ मेल खाते हुए फिर से समकालीन हो गए होंगे। आप देखेंगे खगोलीय प्रणाली को बाहर से उधार लिया जा सकता है, फिर डेट बाद में होनी चाहिए और यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह उधार लिया गया है, जबकि इसमें एक वैदिक तत्व है। अब यह तीसरा पॉइंट है, एक बहुत ही दिलचस्प बात है।